इस बड़ी खबर पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी। विकास की लकीर से प्रधानमंत्री ने घेरा कांग्रेस को, क्योंकि उन्होंने विकास की लकीर बड़ी करने का जिक्र किया था अपने भाषण के दरमियान और कहा था कि किस प्रकार से कांग्रेस को नसीहत दी थी कि आप अपनी लकीर को बड़ा कीजिए, दूसरी की लकीर को छोटा करने की कोशिश मत कीजिए। इस विषय पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। धनंजय गिरी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इसके अलावा निखिल जैन, कांग्रेस समर्थक, राजनीतिक विश्लेषक हैं। साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांवकर जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। निखिल जैन जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि प्रधानमंत्री के भाषण में सीधे तौर पर एक नसीहत उन्होंने कहा, आप मांग नहीं रहे लेकिन नसीहत दे रहे कि साहब अपनी लकीर बड़ी कीजिए, दूसरे की लकीर छोटी करने की कोशिश करने का कोई फायदा नहीं, देश स्वीकार नहीं करेगा। अरिंदर जी, जब विपक्ष ये कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में कुछ भी नया नहीं था, और मैं तो ये भी कहूंगा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद टेप रिकॉर्डर अटक गया है, मुझे सही में नहीं समझ आ रहा नया है क्या। वही बातें पिछले 10 साल से वो सरकार में है, 3 बारी वो प्रधानमंत्री की शपथ ले चुके हैं। उसके बावजूद भी नेहरू ने ये करा, इंदिरा गांधी ने ये करा, गांधी परिवार ने ये करा, परिवार की प्राथमिकता, परिवार की प्रायोरिटीज, विकसित भारत के लिए कुछ नहीं करा, विकसित भारत के लिए कदम नहीं उठाए। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आईआईटी और एम्स किसने बनाए, भाखड़ा नांगल डैम किसने बनाया, देश में एयरपोर्ट्स, बैंक्स को नेशनलाइज किसने करा, देश में एयरपोर्ट्स की शुरुआत किसने करी, इसरो को किसने बनाया, दिल्ली मेट्रो को कौन लाया, लिबरलाइजेशन किसने करा, आईटी रेवोल्यूशन किसके दौरान हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन किसके दौरान हुआ, व्हाइट रेवोल्यूशन किसके दौरान हुआ, ये सब कुछ कांग्रेस के दरमियान हुआ। ऑफ कोर्स उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे, वो और आगे लेके गए चीजों को। उसके बाद यूपीए की सरकार आई, वो और आगे लेके गई। मोदी जी पिछले 10 साल से प्रयत्न तो कर रहे हैं शायद से आगे ले जाने का, लेकिन ले जा नहीं पा रहे। किस तरीके से हमारी मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी गिरती जा रही है, जीडीपी ग्रोथ रेट गिर रहा है जी। हमारा, आज भी हमारे देश में भुखमरी है, आज भी हमारे देश में बहुत सारे बच्चे हैं जो शिक्षित नहीं है। अब प्रधानमंत्री ये कहेंगे कि 60 साल से कुछ नहीं हुआ, 70 साल से कुछ नहीं हुआ, वो देश की जनता को ये बहुत नहीं आंकड़े गिरा दिए। जरा आरोप का जवाब भी ले लेते हैं, मैं आता हूं आपके बाद। धनंजय जी, वो कह रहे हैं कि आप इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश करने की एक तरीके से टेप रिकॉर्डर अटक गया है और वो अपने हिस्से के समय के, यानी पूर्व की कांग्रेस के सरकारों के काम भी गिना रहे हैं। उन्होंने कहा कि साहब बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं खड़ी की हैं उन्होंने। नहीं, देखिए आनंद जी, क्या है ना कि वो रिकॉर्ड तो कांग्रेस का अटका हुआ है, वहां से बाहर ही नहीं आ पा रही, उसे कालखंड से अपने आप को बाहर ही नहीं निकाल पा रहे हैं। आज 11वीं अर्थव्यवस्था, आज 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने, तीसरे की तरफ जाने के हम आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस कथ्यों में प्रधानमंत्री ने अपनी बात तर्क और तथ्यों के साथ रखी है। एक समय था कांग्रेस के लिए फैमिली फर्स्ट था, आज नेशन फर्स्ट है। दुनिया के सारे विचारकों का सार तत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात में दिया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। आज भारत को एक समय में जीरो एक्सपोर्ट था, आज हम डिफेंस में भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी जितनी बढ़ती हुई ताकत है और जितनी तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और जिस ढंग से हम हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में ग्रो कर रहे हैं, उसको पूरा डिटेल में समराइज करके उन्होंने रखा। एक समय कांग्रेस का लाइसेंस राज हुआ करता था, चीनी के परमिट से लेकर के तमाम जो कालखंड में जितना जिस ढंग से विकास हुए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस जगह से निकल करके आते हैं जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति की पीड़ा को उन्होंने कोई किताब में नहीं पढ़ा है, उन्होंने जीवन में भोगा हुआ। वो भोगा हुआ यथार्थ उन्होंने जीवन में जो देखा है, गुर्बत से शोहरत तक का सफर एक व्यक्ति जब तय करता है तो आप वो कैसे जीवन को जीता है और कैसे नेशन को आगे बढ़ाने की जिजीविषा के साथ जीता है। नेशन की नैया के खेवैया नरेंद्र मोदी इसको बढ़िया से जानते हैं। जनशक्ति नरेंद्र मोदी के पास एक विशाल जीवन का पुख्ता अनुभव, व्यापक परिभ्रमण, विस्तृत जानकारी, एक आम आत्मसमृद्ध व्यक्तित्व और सूक्ष्म जीवन चेतना, सुदूर प्रसार, अंतर्दृष्टिता, आत्महंता, आस्था, बोध, आत्मविश्वास, सत्यनिष्ठा, महान उद्देश्य के साथ जिस तरह से नरेंद्र मोदी देश को लेकर के चल रहे हैं जी, आप तमाम सेक्टर्स में देख लीजिए। आज अगर डीबीटी हो रही है धनंजय जी, लेकिन वो आरोप ये लगाते हैं कि आप लोग लगातार, या बीजेपी लगातार इतिहास की बातों को कुरेदती रहती है कि नेहरू जी ने ये किया, इंदिरा जी ने ये किया, या राजीव जी ने ये किया, आपको उससे आगे बढ़ना चाहिए। वो ये कहना चाहते हैं आपसे। नहीं तो हम तो विकसित भारत की बात कर रहे हैं, 2047 की बात कर रहे हैं, हम अमृतकाल की बात कर रहे हैं, हम स्वर्णिम अध्याय लिखेंगे इसकी बात कर रहे हैं, हम वो तमाम बातें कर रहे हैं। लेकिन क्या पीछे की बातें नहीं की जाए, इसके लिए तो फिर उनको डॉक्टर बाबा साहब को समझाना चाहिए था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि जो पीढ़ियां अपना इतिहास नहीं जानती है वो अपना भविष्य निर्माण नहीं कर सकती है। तो जब हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, उनके पंचतीर्थ बनाए हैं, उनको जीते हैं। ये अलग बात है कि कांग्रेस ने उनको चुनाव हरवाया, उनका अपमान किया और ओबीसी आरक्षण को उस ठंडे बस्ते में डाला, 1 घंटा 40 मिनट का उसके खिलाफ भाषण दिया और आज उनको उनको अपने साथ जोड़ने का प्रयास करती है। ठीक है, मैं आता हूं धनंजय जी आता हूं आपके पास। समीर जी हमारे साथ मौजूद हैं। समीर जी, प्रधानमंत्री के भाषण में उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि साहब बहुत दशकों के बाद में एक अल्टरनेट मॉडल देश की जनता को मिला है
जिसमें एनडीए का शासन है और कांग्रेस का या यूपीए के शासन की बात की जाए, देश ने उस शासन को चुना है जहां पे एक तरफ फैमिली फर्स्ट का शासन था तो दूसरी तरफ नेशन फर्स्ट का शासन है। वो सीधे तौर पे आरोप लगा रहे हैं फैमिली ही सब कुछ है, उनके लिए, हमारे लिए देश सब कुछ है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया और लगभग 90 से 92 मिनट प्रधानमंत्री मोदी का यह संबोधन रहा है राज्यसभा के अंदर। अब देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के 90 से 52 मिनट के संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने सारे मुद्दों को उठाया और इतिहास से लेकर अभी तक की जो स्थिति थी उसका बहुत अच्छे से वर्णन किया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के समय योजनाएं तो बनती थी लेकिन वो धरातल पर उतरती नहीं थी। क्या उनकी सरकार आने के बाद इसमें परिवर्तन हुआ। फिर उन्होंने परिवारवाद और नेशन फर्स्ट की बात की कि भाई किसी के लिए फैमिली फर्स्ट है, किसी के लिए नेशन फर्स्ट का उन्होंने कहा। और प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के शासनकाल में हो रहा है। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत अच्छी एक बात बोली। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का जिक्र किया कि किस तरीके से जवाहरलाल नेहरू से लेकर कांग्रेस के शासन तक का जो कार्यकाल था, और राजीव गांधी ने यह बात कही थी कि जब 1 रुपया दिल्ली से चलता है तो 15 पैसे पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी जब 1 रुपया दिल्ली से भेजते हैं तो पूरा 1 रुपया पहुंचता है। यह कांग्रेस का शासन और भारतीय जनता पार्टी के शासन में फर्क है कि जितना पैसा दिल्ली से चलता है उतना पारदर्शी तरीके से जमीन पर 1 रुपया पहुंचता है। और राजीव गांधी जो कहते थे कि 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचते, उन्हें समस्या पता थी कि 85 पैसा भ्रष्टाचार में जा रहा है, लेकिन वो भ्रष्टाचार को रोकने की इच्छा शक्ति नहीं थी उनके। भ्रष्टाचार स्वीकार किया लेकिन उसको रोका नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने उस 1 रुपये को गरीबों तक पहुंचाया, डायरेक्ट उनके अकाउंट में पहुंचाया। हर घर नल जल से पहुंचाने की जो प्रधानमंत्री मोदी ने व्यवस्था सुनिश्चित की है कि आज दूर दराज के गाँव में अगर आप राजस्थान देखा कहीं भी जहां पानी नहीं मिलता था और नल से पानी आ रहा है, यह प्रतिबद्धता बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरह से, ठीक है, नेहरू के समय कई काम हुए, इंदिरा गांधी के समय कई काम हुए हैं, लेकिन जिस तेजी से 2047 विकसित भारत का लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी ने रखा है, तो 2 अपने कार्यकालों के बाद जब तीसरा कार्यकाल मिल रहा है उसमें जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी डिलीवर कर रहे हैं, और आप बताइए 10 साल के बाद भी आज 1 रुपए के करप्शन का आरोप नहीं है। विपक्ष कह नहीं सकता कि प्रधानमंत्री मोदी ने, बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण चर्चा का विषय भी है अपने आप में। निखिल जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। निखिल जी, क्योंकि आपने पिछले मेरे सवाल के जवाब में उन तमाम कामों को गिनाया जो कि कांग्रेस या उनकी सरकारों के हक में जाती है, लेकिन अच्छे के साथ में जो कमियां रही हैं वो भी तो वही बैगेज भी वो भी तो कांग्रेस के हक में जाएगा। इमरजेंसी का मामला हो, गरीबी हटाओ के नारे की लगातार बात होती है, क्योंकि सुविधानुसार कुछ चीजें गिना देना, बाकी पे खामोश हो जाना, तो ये तो अपने आप में राजनीतिक बयानबाजी हो गई ना। नहीं अरिंदर जी, जाहिर सी बात है कि कांग्रेस ने अपने 60-70 साल के शासन में सब कुछ सही नहीं करा। कांग्रेस से गलतियां हुई, नेहरू जी से हुई, इंदिरा गांधी से हुई, राजीव गांधी से हुई, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से हुई, नरसिम्हा राव से हुई, जैसे कि अटल बिहारी जी से भी हुई और नरेंद्र मोदी जी से तो होती ही रहती है। कोई भी सरकार, कोई भी प्रधानमंत्री बिना गलतियों के, बिना खामियों के नहीं हो सकता। लेकिन अगर हमें अपने देश को आगे लेके जाना है, एक विकसित भारत बनाना है, तो हमें आगे की तरफ देखना है। जो हमारे पूर्वजों ने कर दिया, चाहे वो बीजेपी के थे या कांग्रेस के थे, उनका सम्मान करना है, उनका आवेदन देना, मतलब उनको सम्मान देना चाहिए हमें उसके लिए, और आगे की तरफ देखना है कि अब आगे इंडिया कैसे बढ़ सकता है। कि हमारा टेक्सटाइल सेक्टर अगर नीचे जा रहा है तो उसको हम सपोर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं। हमारे पास इतनी यंग पॉपुलेशन है, इंग्लिश लिटरेट, टेक्नोलॉजी लिटरेट, हम उस पॉपुलेशन को कैसे कैपिटलाइज कर सकते हैं। आप राहुल गांधी के अगर भाषण सुनेंगे, आप उन्हें देखेंगे, अभी रिसेंटली उन्होंने एक कोई क्राउड इंटरैक्शन करा था नॉर्थ ईस्ट में, जहां पर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर रहे हैं और किस तरीके से हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे आगे बढ़ सकते हैं। और मैं साथ साथ, ताकि आपके दर्शकों को कहीं ये ना लगे कि मैं सिर्फ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बैठा हूं, नरेंद्र मोदी सरकार की भी मैं इस चीज की सराहना करना चाहता हूं कि किस तरीके से 2014 के बाद उन्होंने सोलर पैनल्स को और सोलर प्लांट्स को प्रमोट करा है। मैं ये चाहता हूं कि मेरे देश के प्रधानमंत्री उसकी बात करें कि देखिए, हमने सोलर प्लांट्स राजस्थान के कोने कोने में लगाए, गुजरात के कोने कोने में लगाए, और भी जगह लगाएंगे। इसकी बात होनी चाहिए, ना कि इसकी कि इंदिरा गांधी ने ये करा वो करा। अब धनंजय जी मेरे मित्र, सर, वो दोनों बातें कर रहे हैं ना। 46% रिन्यूएबल एनर्जी हमारे देश में टोटल एनर्जी का हिस्सा अगर हो गया है तो वो इन्हीं वर्षों के समय दिखाई पड़ रहा है। आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल का जिक्र किया, तो ऐसे में इस बजट में लिथियम बैटरी को लेकर किस प्रकार के प्रपोजल्स दिए गए उसका भी दिखाई पड़ रहा है। ई मोबिलिटी को लेकर जो काम हो रहा है उसका भी जिक्र हो रहा है। धनंजय जी, सवाल ये है कि गलतियां हुई हैं, उससे आगे बढ़ने की जरूरत है। निखिल जी इस बात को कह रहे हैं कि साहब वो स्वीकारते हैं कि कांग्रेस के नेताओं से गलतियां हुई हैं, लेकिन बात आगे बढ़ने की है, जैसे कि सबसे होती है। धनंजय जी, नहीं आनंद जी, क्या है ना कि मूल क्या है, मूल चरित्र की बात है। मूल में अगर ये है कि अगर फैमिली फर्स्ट का नारा दिया गया
अगर 5 पीढ़ियों से एक पार्टी, एक परिवार, एक परिवार के कब्जे में है, तो ये मूल रूप से डेमोक्रेसी के बेसिक सिद्धांतों के खिलाफ है, जो दुनिया में कहीं डेमोक्रेसी में आप ऐसा नहीं देखेंगे। दूसरी बात, अगर एलओपी सदन में खड़ा होकर के कहे कि चाइना ने ये कर रखा है, अमेरिका में बुलाया नहीं गया, या देश का एलओपी अगर जाकर के विदेशों में बात करे, वहां के संसद में कहे कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं, भारत में डेमोक्रेसी खत्म रहे, तो इन पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। अगर कांग्रेस के नेताओं को अगर ध्यान देना है तो वयम पंचाधिकम शतम, जैसा युधिष्ठिर ने कहा कि जब राष्ट्र की बात आती है तो हम 5 ने 105 है, और जब देश पर हमला हुआ और देश युद्ध में गया तो हम तमाम लोगों ने इंदिरा गांधी के साथ खड़े हो गए, पर उस समय अटल बिहारी वाजपेयी, हम नेहरू जी के समय आरएसएस ने आकर के संभाला था, उनको परेड में बुलाया गया था। तो जब राष्ट्र की बात आती है तो हम समग्र रूप से एक साथ चिंतन करते हैं, एक साथ मनन करते हैं, और गलती है सही की बात नहीं है, बात है कि क्या विकास हो सकता था, हम कितना पीछे छूट गए हैं, और इसका एनालिसिस करके उसको आगे धनंजय जी, लेकिन वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी बेहतर एक तरीके से बातें करते हैं, वो बातें इस लिहाज से करते हैं कैसे और ज्यादा विकास हो सकता है, उसका रोड मैप राहुल गांधी के पास बेहतर है। निखिल जी ये कह रहे हैं। तो ये तो देश की जनता तय करती है ना, कौन बेहतर बातें कर रहा है, कौन बेहतर बातें कर रहा है, कौन, और दूसरा शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा कि कौन कैसी बातें कर रहा है, ये देश की जनता तय करती है। और देश की जनता सबको सुनने के बाद इस निर्णय पर पहुंचती है कि किसको सदन में जाने से रोकना है, कौन अमेठी से हरा देना है कि वायनाड से आना पड़े और फिर दोबारा आना पड़े। तो ये सब देश की जनता सुनती है, समझती है, बखूबी तय करती है। ना निखिल जी के कहने पर तय करती है, ना धनंजय गिरी के कहने पर तय करती है, ना अरिंदु प्रताप सिंह के कहने पर। इस देश की महान जनता सब कुछ सुनती है, जानती है। और राष्ट्रकवि दिनकर ने लिखा है कि जनता निज आराध्य वीर को स्वयं लेती पहचान। जनता का अपना नेता कौन किसे चुनेगी ये जनता तय करती है। वसुधैव का नेता कौन हुआ, नवधर्म नेता कौन हुआ, अतुलित नेता कौन हुआ, भूमंडल विजेता कौन हुआ, ये सब तो स्वयं तय हो जाते हैं। ठीक है, लगातार तीसरी बार चुनाव का जी लगातार तीसरी बार चुने जाने का जिक्र भी प्रधानमंत्री ने आज किया और कहा कि उनके मॉडल को जनता ने स्वीकार किया। समीर जी, सवाल यह है कि राहुल गांधी बेहतर एक तरीके से बात कहते हैं या बेहतर मॉडल दिखाते हैं, लेकिन वो स्टेट्स के साथ लड़ाई करने का जिक्र भी कर देते हैं। भले ही आज राज्यसभा में उसका बात का जिक्र ना हो, लेकिन लोकसभा में जब चर्चा हुई उसको लेकर लगातार इस बातों पे पक्ष विपक्ष से बात निकल के आई है। प्रधानमंत्री ने भी जवाब दिया था। तो मॉडल किसका बेहतर, बातें किसकी बेहतर, भविष्य की तस्वीर दिखाना कौन बेहतरी से कर रहा है, इसका आकलन भी तो इन बातों से निकल के आएगा। समीर जी देखिए, राहुल गांधी के जितनी बार भी मैंने भाषण सुने, मुझे लगता हर बार निराशा हुई है। वो हर बार से 2 या 3 बातों का ही जिक्र करते हैं। वो इस बात का जिक्र जरूर करते हैं कि जब भी वो सत्ता में आएंगे जातिगत सर्वे करवाएंगे। वो इस बात का हर भाषण में जिक्र करता है कि पूरे देश के संसाधन अंबानी अडानी को दे दिए गए। वो इस बात का जिक्र करते हैं कि सभी संस्थाओं पर संघ ने कब्जा कर लिया है। इन 3 बातों के अलावा उनके पास चौथा विजन नहीं है कि वो देश की जनता को बता सके कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो किया है उसमें से वो क्या बेहतर दे सकते थे। जहां मोदी ने अच्छा किया उसका समर्थन करना चाहिए, और जहां मुझे लगता है कि उससे बेहतर उनके पास विजन के साथ। समीर जी, लेकिन वो 44 मिनट उन्होंने भाषण दिया था लोकसभा में। समीर जी, भाषण आप 44 मिनट दो चाहे 1 घंटा 10 मिनट दो, इतना भाषण सार्थक है। समय का मतलब नहीं ना उसके अंदर कितना आपके अंदर कंटेंट में, कितना आपके अंदर तथ्य है, कितना देश की जनता को क्या बताना चाहते हैं। मुझे लगता है ये ज्यादा मायने रखता है। आप 40 मिनट बोलो चाहे 20 मिनट बोलो, मुझे लगता है राहुल गांधी यहाँ चूक जाते हैं। वो हर बार बस एक ही उनके एजेंडा रहता है। और मुझे लगता है कि एक विपक्ष के नेता के रूप में वो बड़े नेता बन गए। 10 साल बाद कांग्रेस को विपक्ष का नेता का पद मिला है। अब वो पूरे विपक्ष नेता, तो उन्हें जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। भाषण में अंदर वो मुद्दे को उठाए, जनता की बात करे, तमाम तरह के इश्यूज तो सरकार को घेर सकते हैं। संसद का सत्र इसलिए होता है ना, सड़क पर संघर्ष होता है और संसद में संवाद होता है। आप यहाँ संवाद कीजिए, यहाँ संवाद छोड़कर आप गांधी जी की प्रतिमा के सामने या कहीं और जाकर आप तख्तियां लहराते हो। आप, मुझे लगता है कि राहुल गांधी एक परिपक्व नेता के रूप में आना चाहिए। जनता ने उन्हें इस बार 99 अगर सीटें दी है तो उन्हें उस हिसाब से बिहेव भी करना चाहिए। इंडिया गठबंधन के दल उनको अभी नेता मानने को तैयार नहीं है। अखिलेश यादव उन्हें नेता मानने को तैयार नहीं है। ममता बनर्जी कहती है कि मैं इंडिया गठबंधन की नेता बनने को तैयार हूँ। तो राहुल गांधी अपनी स्वीकारता बढ़ाए, पार्टी के अंदर बढ़ाए, सहयोगी दलों में और देश की जनता के बीच में अपनी स्वीकारता बढ़ाए। मुझे लगता है कि फिर ये लोकतंत्र उन्हें अपनी बात कहने का हक है। लेकिन आप कैसा कह रहे हो, क्या बार बार कह रहे हो, देश की जनता जानती है, उसको सुन भी रही है, उसका आकलन भी कर रही है। निखिल जी, सवाल यही है जी, निखिल जी, सवाल यही कि राहुल गांधी की स्वीकारता कांग्रेस के अंदर, राहुल गांधी की स्वीकारता इंडिया अलायंस के अंदर, राहुल गांधी की स्वीकारता देश की जनता के अंदर, लगातार चुनाव हारना, लोकसभा के हो या तमाम राज्य विधानसभाओं के चुनाव हो,
ये दिखाता है कि आप जो मॉडल पेश करने की बात करते हैं, आप जो तस्वीर आगे रखने की बात करते हैं, जिन योजनाओं पर आगे बढ़ने की बात करते हैं, उसको वो स्वीकारता नहीं मिल रही, तभी तो आप उस तरीके से सरकार में नहीं आ पा रहे हैं। आनंद जी, कांग्रेस पार्टी का जो वो सीटें नहीं आ पाती हैं, उसमें सिर्फ ये नहीं है कि राहुल गांधी को स्वीकार्यता है या नहीं है, उसमें कांग्रेस के कैंडिडेट्स, कांग्रेस पार्टी का चुनाव लड़ने की मशीनरी, उनके पास रिसोर्सेज, उनका नैरेटिव, उनके सोशल मीडिया, सर कैंडिडेट तो दिल्ली में ही तय होते हैं सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर, जिसमें पार्टी में सोनिया जी और राहुल जी, प्रियंका जी बैठते हैं, उस जगह तय होते हैं कैंडिडेट तो। बिल्कुल, लेकिन जब सत्ता, भारत सरकार की सत्ता एक पार्टी के हाथ में होती है तो दूसरी पार्टी को नेचुरली डिसएडवांटेज होती है। पहले बीजेपी को ये होता था, अब ये कांग्रेस को होती है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ 360 सीटों पे चुनाव लड़ा था 2024 में, और उस 543 में से उसके बावजूद 21% वोट शेयर उन्हें देश में मिला है। तो ये कह देना कि कांग्रेस को कोई समर्थन नहीं दे रहा, कांग्रेस को देश की जनता पसंद नहीं कर रही या राहुल गांधी को पसंद नहीं कर रही, ये मेरे ख्याल से थोड़ा सरकार बनाने लायक स्वीकारता नहीं है, मेरा आशय ये है। और 99 सीटें मिलना विपक्ष में बैठने का जनादेश है। बिल्कुल नहीं है, विपक्ष में बैठने का जनादेश है, और राहुल गांधी अपनी विपक्ष की जिम्मेदारी जब निभाते हैं तो हमारे बीजेपी के मित्रों को अच्छा नहीं लगता। अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री पे या भारत सरकार पे सवाल खड़े करते हैं, उनसे किसी चीज के प्रमाण मांगते हैं या उनकी बात को गलत कहते हैं, तो यही तो नेता प्रतिपक्ष का, यही तो देश के विपक्ष का काम है। उनको निरंजन जी, आपको पसंद नहीं आता राहुल गांधी सवाल करते हैं सरकार से, प्रधानमंत्री जी से, आप लोगों को पसंद नहीं आता है? नहीं यार इंदु जी, हम तो बहुत पसंद करते हैं कि राहुल गांधी विपक्ष में रहे, क्योंकि ये हमारी सत्ता में बने रहने की, शाश्वत सत्ता बने रहने का ये सबसे बड़ा माध्यम है। राहुल जी हमेशा रहे विपक्ष में, इसी तरह से बोलते रहे, हंसते खेलते रहे, देश का मनोरंजन करते रहे, बिल्कुल रहे। आप उनको सीरियस क्यों नहीं ले रहे हैं सर? वो एलओपी है सर। देश की जनता सीरियस नहीं ले रही है। 99 सांसद उनकी पार्टी के हैं। देश के निखिल जी धनंजय से जवाब ले रहे हैं आपके आरोप का। जी निखिल जी। देखिए निखिल जी, मैं अब सीरियस नोट पे कह रहा हूं कि असहमतियों का सम्मान लोकतंत्र है। हमारे पुरखों ने असहमतियों की फसल बोई है, ये लहलहाता वो लोकतंत्र उसी की वानगी है। अगर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं तो रचनात्मक प्रतिपक्ष की भूमिका निभाना भी राष्ट्रवाद है, लेकिन वो रचनात्मक विपक्ष की भूमिका में कब नजर आए ये जरा हमें बताएं। अगर रचनात्मक विपक्ष की भूमिका में नजर आए, सकारात्मक राष्ट्रवाद की भूमिका में नजर आए तो हम उनका स्वागत करेंगे। हम लंबे समय तक उस विपक्ष की भूमिका में रहे हैं, और उस विपक्ष की भूमिका में रहते हुए देश ने कहा कि भाई अटल बिहारी वाजपेयी को इस देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। हम विपक्ष की भूमिका में थे, और हमारी रचनात्मकता ने, देश ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए, और जनता के द्वारा चुने गए, और जनता ने हमें इस जगह पर पहुंचाया। हम उसका सम्मान भी करते हैं। वही रचनात्मकता की, वही उसी तथ्यात्मकता की, उसी संसद की गरिमा की, उसी सदन की गरिमा की, उसी संसदीय परंपरा को निर्माण करने की हम राहुल गांधी से भी बिल्कुल ये अपेक्षा सभी को रहती है, लोकतंत्र में ये अपेक्षा। समीर जी सवाल ये है कि प्रधानमंत्री कहते हैं कांग्रेस को आपको जरूरत नहीं, लेकिन मैं नसीहत दे रहा हूं, लकीर बड़ी कीजिए, दूसरे की लकीर छोटा करने की कोशिश मत कीजिए। तमाम गलतियों के बाद भी क्या कांग्रेस सुधार की ओर या कंस्ट्रक्टिव अप्रोच की ओर आगे बढ़ती दिखाई पड़ेगी? देखिए, मुझे लगता है कि अब इसकी संभावना बहुत कम है। अगर आप 10 साल का अगर विपक्ष कांग्रेस का कार्यकाल अगर देखें 2014 से लेकर 2024 तक का विपक्ष के रूप में, तो कहां कांग्रेस ने एक सार्थक विपक्ष की भूमिका निभाई है? आप विपक्ष की भूमिका नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी जब इतनी बड़ी हो चुकी है तो उससे लड़ने के लिए क्या आपने तो संगठन को मजबूत किया? क्या जमीनी स्तर पर नेताओं को आपने तैयार किया? क्या आप मुद्दे उस तरह का लेकर आए? आप दिल्ली का चुनाव देख लीजिए, 2 चुनाव में आप खाता नहीं खुल पा रहे, 2015 में और 2020 में, और 2024 में भी आपकी वो स्थिति है। तो दिल्ली में जहाँ पूरा कांग्रेस मुख्यालय है, राहुल गांधी रहते हैं, प्रियंका गांधी रहती है, पूरा संगठन रहता है, 15 साल में भी अगर एक विधायक न जीतने की स्थिति में आप हो, आपका संगठन उत्तर प्रदेश में नहीं है, बंगाल में नहीं है, हिंदुस्तान में सिर्फ 3 राज्यों में आप सरकार चला रहे हो, अगर आप देखा जाए तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को इसमें विचार करना चाहिए। आप संगठन को मजबूत करो, एक सार्थक और विपक्ष की भूमिका, एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाओ, और प्रधानमंत्री से आप प्रश्न पूछिए। लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष भी बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है, और देश के लिए भी भला है, लोकतंत्र के लिहाज से भी एक बेहतर स्थिति होगी, और परिपक्व नेताओं की इस देश को जरूरत है, चाहे वो पक्ष में हो विपक्ष में। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए